हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स सितंबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा कुछ अप्रूवमेंट दिए गए हैं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट अप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, बराबर ना? ओके। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट विच इज़ चेयर्ड बाय पीएम मोदी, उन्होंने अप्रूव किया है फॉलोइंग प्रपोजल्स। उसमें से एक प्रपोजल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंटली 3760 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग अप्रूव किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग ऑफ 3760 रुपीज़ का 760 करोड़ रुपीज़ का फंड अलोकेशन किया गया है, बराबर ना? उसके बारे में बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट approved a scheme for viability gap funding aimed at developing the battery energy storage system। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को डेवलप करना है, इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के अंडर में 3760 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है। द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू enhance the renewable energy integration and reduce the peak power demand cost। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट 2023। ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट का एक एफर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन के लिए। उसके अलावा जो पीक पावर डिमांड कॉस्ट है ना, उसको कम करना है, राइट। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द क्लीन, रिलायबल एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी टू द सिटीजन्स while सपोर्टिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, स्पेशली सोलर एंड विंड पावर, बराबर ना? तो ये ऑब्जेक्टिव से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, बराबर ना? ओके। अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया कि ये पीक पावर डिमांड कॉस्ट को कम करने के लिए स्कीम को अप्रूव किया गया है। तो एक्चुअली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का काम ही क्या है कि जब एनर्जी एक्सेस रहती है, जब एनर्जी सरप्लस रहती है, तब उसको स्टोर किया जाए, और जब उसकी डिमांड पीक लेवल पे होती है तब उसी स्टोर्ड एनर्जी में से उस एनर्जी को यूज़ किया जाए, ताकि उस एनर्जी का भी वेस्ट ना हो और नई जनरेटेड एनर्जी को भी आपको पीक डिमांड के लिए प्रोड्यूस ना करना पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि जो एनर्जी सरप्लस है उसको स्टोर किया जाए, फिर जब उसकी पीक डिमांड आए तब उसमें से उसको यूज़ किया जाए, सिंपल, बराबर। तो ऐसी सिस्टम को डेवलप करना है। ओके। अगर मैं स्कीम के ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो वैसे तो टोटल खर्चा इस स्कीम के पीछे 9400 करोड़ रुपया है, लेकिन उसमें से 40% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 3760 करोड़ का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप करने में, और बाकी का 60% रिस्पेक्टिव कंपनीज, पार्टिसिपेटिंग कंपनीज यहाँ पे खर्चा करेंगी, बराबर ना? ओके। गवर्नमेंट ये जो 3760 करोड़ रुपया दे रही है, बराबर ना, वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंडर में दे रही है। अभी वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, बराबर ना? ओके। बेनिफिशरीज कौन रहेगी इस स्कीम के अंडर में, कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किनको ये स्कीम का लाभ मिलेगा? तो डेवलपर्स selected through the competitive bidding process open to the both public and private sectors। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से उनको सिलेक्ट किया जाएगा इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना? फोकस ऑन सपोर्टिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बाय अलोकेटिंग अ मिनिमम ऑफ 85% बेस प्रोजेक्ट कैपेसिटी टू द डिस्कॉम। तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है इस स्कीम के अंडर में, उसमें से फॉर एग्जांपल 100 कंपनी सिलेक्ट की जाती है इस प्रोजेक्ट के अंडर में, इस स्कीम के अंडर में, उसमें से 85 कंपनी तो डिस्कॉम ही होगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है ना, वो उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा, ताकि उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई है तो उनको भी रिवाइव किया जा सके, सिंपल, बराबर ना? ओके। ये जो स्कीम है उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में स्कीम को एडमिनिस्टर किया जाएगा, बराबर ना? और ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर में गवर्नमेंट का जितना भी कंट्रीब्यूशन है, टोटल 5 ट्रेंचेस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा कंपनीज को, राइट? ओके। ओके। इम्पैक्ट क्या होगा इस स्कीम का? तो कॉस्ट ऑफ बैटरी स्टोरेज सिस्टम रिड्यूस होगा, क्योंकि पूरा खर्चा
कंपनीज को नहीं उठाना पड़ेगा, 40% खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है, राइट। और उसके अलावा एम्स टू डेवलप 4000 मेगावाट आवर्स ऑफ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाय 2030-31। जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें से 4000 मेगावाट आवर्स की हम एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से डेवलप करें, वो हमारा गोल है, राइट। Facilitate the integration of the renewable energy sources such as the solar and wind power into the electricity grid. Intends to minimize the wastage, optimize the transmission network utilization and reduce the costly infrastructure upgrade। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के तहत ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बराबर ना। ओके अगर मैं वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के बारे में बात करूं, जिस स्कीम के अंडर में ये पैसा अलोकेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है फ्रेंड्स, वो 2004 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सपोर्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। एक्चुअली फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट के बिना वो प्रोजेक्ट कैरी आउट ही नहीं हो सकता, और एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी मिलके ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होती है, बराबर ना। तो ऐसा अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट ना करे तो क्या होता है कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट में कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती, सिंपल, बराबर ना। तो कंपनियों को इंकरेजमेंट मिले, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो बहुत ही वायबल प्रोजेक्ट है, बराबर ना, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत सारा चाहिए होता है, उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करे ताकि पूरा पैसा वो कंपनीज को ना निकालना पड़े, सिंपल, बराबर ना। ओके और व्हाट इज बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? तो वो स्टोर करती है एनर्जी फ्रॉम द डाइवर्स सोर्सेज ऑफन विद द रिन्यूएबल्स फॉर द कॉस्ट इफेक्टिव यूज ड्यूरिंग द पीक डिमांड। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का मेन काम है कि जब एनर्जी सरप्लस बचे तब उसको स्टोर किया जाए और जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो तब उसमें से उस एनर्जी का यूज़ किया जाए, बराबर ना। तो इसी ऑब्जेक्टिव से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं, बराबर ना। ओके अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करूँ जिसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके द्वारा ये अलोकेशन किया गया है, तो मिनिस्टर कौन है हमारे? निर्मला सीतारामन। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पंकज चौधरी एंड भागवत किशन राव कराड़, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। उसके अलावा नेक्स्ट अप्रूवल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 10% मेडिकल एजुकेशन रिजर्वेशन फॉर द पुडुचेरी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल फ्रॉम द पुडुचेरी to implement a 10% quota for the students studying in the government schools in the medical admissions in the पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के अंदर में, पुडुचेरी के अंदर जितने भी मेडिकल एडमिशन्स होंगे, मतलब उसके अंदर 10% कोटा अलोकेट किया गया है कि 10% स्टूडेंट्स तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़े हैं ना उनको ही लिया जाएगा, बराबर ना। ओके और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था कौन होगी? सेंट्रलाइज एडमिशन कमेटी, सेंटेक is responsible for the finalizing the list of the students for the admissions to various higher education courses, बराबर ना। तो पुडुचेरी के अंदर 10% स्टूडेंट का कोटा रखा गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं उनको ही मेडिकल कोर्सेज के लिए एडमिशन दिया जाएगा, बराबर ना। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगा? तो जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं हु हैव स्टडीड फ्रॉम क्लास 1 to 12 इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स इन द पुडुचेरी, वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। और कोई भी मेडिकल कोर्स लाइक MBBS, BDS, बैचलर आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब कोई भी मेडिकल कोर्सेज के अंदर ये जो 10% कोटा है वो लागू होगा, सिंपल, बराबर ना। ओके तो ये कोटा जो अलोकेट किया है उसका जो इम्पैक्ट क्या होगा? तो कोटा इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 37 नीट क्वालिफाइड गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। 37 गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा पुडुचेरी के, प्रोवाइडिंग देम विद द मेडिकल एडमिशंस ईच ईयर। दिस इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट द मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिजर्विंग स्टूडेंट्स एंड प्रमोट द एक्सेस टू द मेडिकल एजुकेशन। अगर मैं पुडुचेरी की बात करूँ, चीफ मिनिस्टर है एन रंगास्वामी, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, राइट। और आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023, इस इवेंट के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके
The fourth edition of Global FinTech Fest is the largest FinTech 3-day conference held from 5 सितंबर to 7 सितंबर। कहाँ पे इसको आयोजित किया गया? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया था, राइट। और इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द फिनटेक कन्वर्जन। ये 3 संस्था के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया था। नाम से पता चलता है यहाँ पे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो इनोवेशन हुआ है फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर, बराबर, यहाँ पे उसका शोकेस किया गया है, बराबर नाम, राइट। इस इवेंट का थीम क्या रखा गया था कि ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रेजिलियंट, सस्टेनेबल। ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर द रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रेजिलियंट, सस्टेनेबल, राइट। और ये 4th एडिशन था। 5th एडिशन 8 से 10 अक्टूबर 2024 के अंदर होगा, बराबर नाम, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, मतलब हर साल इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया जाता है ये 3 संस्था के द्वारा। ओके, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो संबोधित किया इस इवेंट के दौरान उसके बारे में बात करूं तो उन्होंने फिनटेक का रोल समझाया कि फिनटेक हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन सरपासिंग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फिनटेक की वजह से, फिनटेक का मतलब क्या होगा कि फाइनेंशियल सर्विस के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ना उसको बोलते हैं फिनटेक। लाइक फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग, वो एक टेक्नोलॉजी है। नेट बैंकिंग के माध्यम से कितना सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, राइट। डिजिटल अकाउंट खुलने लगे हैं, डिजिटल लोन देने लगे हैं, बराबर नाम, और उसके अलावा पैसा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI। तो ये सब फिनटेक की वजह से कितना सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल हो चुका है, बराबर नाम। ओके, उसके अलावा डीमेट अकाउंट, फिनटेक की वजह से नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स भी बढ़े हैं। डीमेट अकाउंट पता है ना, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, बराबर ना। डीमेटलाइज डीमेट अकाउंट, द नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स इन इंडिया हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 4.1 करोड़ इन 2019-20 टू 10 करोड़ इन 2022-23। 2.5% का ग्रोथ, 2.5 गुना ग्रोथ हुआ है, बराबर ना, राइट। तो ये डीमेट अकाउंट, जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट खुले हैं, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वो किसकी देन है? फिनटेक की देन है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIPs भी बढ़ी है, क्योंकि अभी पहले जैसा जो हार्ड कॉपी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, इसके लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा RBI's पेमेंट विजन for 2025 involves actively supporting global outreach efforts to expand the reach of the domestic payment system through the collaboration with the relevant partners। RBI ने क्या विज़न रखा है 2025 तक? बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमने जो डोमेस्टिकली डेवलप किया है ना, जो हमारी फिनटेक सर्विसेज लाइक UPI, वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है। और हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर UPI को शुरू भी करवा दिया है, बराबर ना। ओके, और फिनटेक की वजह से ही नंबर ऑफ ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स भी बढ़े हैं। महाराष्ट्र रिमेन्स द लीडर इन द टर्म्स ऑफ ITR फाइलिंग्स, while other states including those in the northeast, Chhattisgarh and even Jammu and Kashmir have experienced a double digit growth in the ITR filing। वो भी किसकी देन है? फिनटेक की देन है, बराबर ना। ओके, और ये कॉन्फ्रेंस के दौरान RBI गवर्नर जो हमारे शक्तिकांत दास जी है, उनके द्वारा भी जो संबोधित किया गया उसके बारे में बात करते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास रिसेंटली अनाउंस 5 न्यू इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस डेवलप्ड बाय द NPCI। उनके द्वारा 5 नए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस को अनाउंस किया गया। दिस सॉल्यूशंस इज एम टू एक्सपीडाइट द क्रेडिट लाइन्स एंड एडवांस द ऑफलाइन पेमेंट्स इकोसिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल डिजिटल पेमेंट्स एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो 5 नए पेमेंट सॉल्यूशंस का अनाउंसमेंट किया गया जो NPCI के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, बराबर ना। और ये जो 5 नए पेमेंट सॉल्यूशन है वो लोन देने की प्रोसेस को भी इजी बनाएगा और उसके अलावा ऑफलाइन पेमेंट इकोसिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा। ये 5 नए 5 नई जो अनाउंसमेंट है पेमेंट सॉल्यूशंस की, वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। पहला है क्रेडिट लाइन ऑन UPI के माध्यम से लोन प्रोवाइड करना। दिस ऑफरिंग इनेबल्स प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन्स फ्रॉम द बैंक्स थ्रू UPI के माध्यम से लोन प्रोवाइड करना। यहाँ पे प्री सैंक्शन, फॉर एग्जांपल आपका बैंक के अंदर इतना पैसा पड़ा है, बराबर ना, तो आप UPI के माध्यम से
आपको इतनी लोन मिल सकती है, ऐसा प्री सेंशन होगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। फैसिलिटेट्स फास्टर एक्सेस टू द क्रेडिट, प्रोमोटिंग अ स्ट्रीमलाइन एंड डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, बराबर ना। तो एक ये फीचर लॉन्च करने वाले हैं। फिर यूपीआई लाइट एक्स, यूपीआई लाइट बहुत बार आपने सुना होगा फ्रेंड्स। यूपीआई लाइट का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफलाइन पेमेंट कंडक्ट करवाना। विदाउट इंटरनेट आप स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, इसके लिए यूपीआई लाइट को लॉन्च किया गया है। मैक्सिमम 500 रुपये का ट्रांजेक्शन आप एक बार में कर सकते हो और एक दिन के अंदर 2000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और वो भी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, अगर आप नियर फील्ड कम्युनिकेशंस के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो यूपीआई लाइट एक्स, देखो अगर मैं बात करूँ यूपीआई लाइट की, यूपीआई लाइट के अंदर क्या फीचर है फ्रेंड्स, एक तो आप ऑफलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके अलावा आप एक बार में मैक्सिमम 500 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो और आप वॉलेट में कितना स्टोर कर सकते हो, 2000 रुपीज़, बराबर ना, मैक्सिमम एक, राइट। देखो यूपीआई के अंदर होता है कि आप फॉर एग्जांपल यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो बैंक में से पैसा कटता है, राइट। लेकिन यूपीआई लाइट में क्या होता है कि ये जो बैंक सर्वर वगैरह का जो इश्यू आता है जब पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो वो इश्यू को दूर करने के लिए यूपीआई लाइट के अंदर आपको पैसा एक वॉलेट के अंदर जमा करना है। पहले वॉलेट के अंदर आप कितना मैक्सिमम जमा कर सकते हो, 2000। फिर इस वॉलेट में से ही पैसा कटेगा और एक बार में कितना पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो यूपीआई लाइट के माध्यम से, 500 रुपया, बराबर ना। तो यहाँ पे बैंक सर्वर का इश्यू नहीं आएगा और उसके अलावा आप ऑफलाइन मोड पे भी पेमेंट कर सकते हो यूपीआई लाइट के माध्यम से, बराबर ना। ओके, ये तो यूपीआई लाइट का फीचर है। लेकिन यह भी यूपीआई लाइट एक्स लॉन्च करने की बात है, जहाँ पे आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज़ करके नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कि जो आप टैप एंड पे करते हो, टैप एंड पे का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है, बराबर ना, कि वहाँ पे आपका फ़ोन टैप करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, बराबर ना। फॉर एग्जांपल कोई पीओएस डिवाइस है, बराबर ना, उसके नज़दीक आपका फ़ोन ले जाके नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, बराबर ना, विदाउट इंटरनेट। ओके, और अगर आप इस नियर फील्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो जो यूपीआई लाइट के अंदर 2000 का लिमिट था वॉलेट में रखने का, यहाँ पे कितने का लिमिट होगा, 5000 का लिमिट होगा, बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा हेलो यूपीआई कन्वर्जेशनल पेमेंट्स ऑन द यूपीआई, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक और अनाउंसमेंट किया गया है कि हेलो यूपीआई, ये नाम से पता चलता है कि यहाँ पे वॉइस इनेबल यूपीआई पेमेंट करवाना है और ये हिंदी और इंग्लिश के अंदर वॉइस मैसेज के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकेगा, बराबर ना। यूजर्स कैन मेक द पेमेंट्स वाया यूपीआई एप्लीकेशंस, टेलीकॉम कॉल्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस यूजिंग द वॉइस कमांड्स, बराबर ना। वॉइस कमांड्स के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफ़र हो पाएगा हेलो यूपीआई के माध्यम से। improves the accessibility for the users who prefer the native language and those less experienced with the digital payments। तो ये जो हेलो यूपीआई है, जो डिजिटल पेमेंट्स नहीं कर सकते, बराबर ना, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा, बराबर ना। ओके, नेक्स्ट अनाउंसमेंट है बिल पे कनेक्ट, कन्वर्जेशनल बिल पेमेंट्स। तो बिल पे करने के लिए एक फीचर अनाउंस किया गया है, इंट्रोड्यूस अ नेशनलाइज नंबर फॉर द बिल पेमेंट्स अक्रॉस द इंडिया। एक नेशनलाइज नंबर ही इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी बिल पेमेंट करना है, आप इस नेशनलाइज नंबर के माध्यम से आप वो बिल को कनेक्ट कर सकते हो यूपीआई के माध्यम से, बराबर ना। ओके, कस्टमर्स कैन पे द बिल्स बाय सेंडिंग अ सिंपल मैसेज हाई और गिविंग अ मिस कॉल, बराबर ना। हाई मैसेज करके या तो फिर मिस कॉल देके कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, बराबर, इस नेशनलाइज नंबर के माध्यम से। वॉइस असिस्टेड बिल पेमेंट्स आर अवेलेबल थ्रू द स्मार्टफोन डिवाइसेस एंड फिजिकल कलेक्शन सेंटर्स, बराबर ना। तो ये मिस कॉल देके और हाई मैसेज करके अगर फॉर एग्जांपल आपको डिजिटली पेमेंट ट्रांसफ़र करना नहीं आता तो वॉइस असिस्टेड बिल पेमेंट भी हो सकेगा, बराबर ना, बिल पे कनेक्ट के माध्यम से, राइट। ओके, तो ये सब प्रोडक्ट किसकी तरह लॉन्च किया गया है, एनपीसीआई की तरह लॉन्च किया गया है। और अगर मैं एनपीसीआई की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द आरबीआई एंड द इंडियन बैंक एसोसिएशन टू क्रिएट अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। 2008 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। उसके एमडी एंड सीईओ है दिलीप आसबे
और हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बराबर ना? ओके। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है ये फिनटेक फेस्टिवल के दौरान कि हिटाची पेमेंट सर्विस उसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। तो हिटाची पेमेंट सर्विस 100% सब्सिडी ऑफ द जापानीज कॉन्ग्लोमरेट हिटाची लिमिटेड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम नॉन एज द हिटाची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। एक वाइट लेबल एटीएम, वाइट लेबल एटीएम किसको बोलते हैं? जो एटीएम कोई बैंक के द्वारा कैरी आउट नहीं किया जाता उसको बोलते हैं वाइट लेबल एटीएम, बराबर ना? ओके। तो दिस इनोवेटिव ऑटोमेटेड टेलर मशीन डेवलप इन पार्टनरशिप विद द एनपीसीआई। ये हिटाची ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करके इसको डेवलप किया है, इस एटीएम को। इस एटीएम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल एटीएम ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस एंड इनहेंस द कस्टमर सिक्योरिटी बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर द फिजिकल कार्ड्स। तो यहाँ पे इस एटीएम के अंदर आपको फिजिकल कार्ड्स की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्योरली 100% यूपीआई बेस्ड एटीएम है, बराबर ना? ओके। और इस एटीएम को हिटाची ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप किया है। ओके। अगर मैं इस एटीएम के की फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यूपीआई एटीएम ऑपरेट्स थ्रू द क्यूआर बेस्ड यूपीआई कैश विड्रॉल्स and requires users to have a UPI application installed on their Android और iOS डिवाइस। तो इस एटीएम के अंदर अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए या तो फिर iOS डिवाइस होना चाहिए। आप क्यूआर बेस्ड यूपीआई कैश विड्रॉल कर सकते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बराबर ना? कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। कार्डलेस कैश विड्रॉल्स, तो ये कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए आपकी जो सिक्योरिटी है, जो फॉर एग्जांपल अगर आप कार्ड एटीएम में डालते हो तो किस तरीके से आपकी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो हैक हो जाती है, बराबर ना, हैकर्स के द्वारा। तो वो चीज़ों को यहाँ पे मिनिमाइज़ किया जाएगा, राइट। और अगर मैं वाइट लेबल एटीएम की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट लेबल एटीएम्स आर द टाइप ऑफ द ऑटोमेटेड टेलर मशीन दैट इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय द नॉन बैंक एंटिटीज और प्राइवेट कंपनीज रादर देन ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बराबर ना? तो इसको बोलते हैं वाइट लेबल एटीएम, बराबर ना? ओके। अगर मैं हिटाची पेमेंट सर्विस की बात करूं तो एमडी है सुनील विकाम से 2008 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बराबर ना? मुंबई के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। ओके। और एक अनाउंसमेंट है कि री इमेजिनिंग आधार ऑथेंटिकेशन, आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाया गया है। तो जो आधार कार्ड को इशू करती है संस्था है यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल इन मुंबई एंड इंडस्ट्री मीटअप अंडर द थीम री इमेजिन आधार #टुगेदर। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया, कौन सी थीम के अंडर में? री इमेजिन आधार #टुगेदर। तो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए उन्होंने एक सीमलेस सर्विस प्रोवाइड करने की बात की है थ्रू द आधार आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म वॉज एविडेंट अलाउइंग द रेसिडेंट्स टू एक्सेस अ वाइड एरे ऑफ द सर्विसेज विद द ईज, बराबर ना? कौन सी सर्विस देने की बात की है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इनहेंस फेस ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी, तो Unique Identification Authority of India showcase its in-house developed face authentication feature powered by the cutting-edge artificial intelligence and machine learning technologies। तो अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको आधार कार्ड इशू करवाने के लिए आपको कोई सेंटर के ऊपर जाना पड़ता है, बराबर ना? आधार वेरिफिकेशन करने के लिए। ओके। तो वहाँ पे आप क्यों जाते हो? फिर वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवाते हो, थंब इम्प्रेशन करते हो, बराबर ना? तो थंब इम्प्रेशन का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी लाया जा चुका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप घर पे बैठे भी ऑनलाइन थंब इम्प्रेशन अपलोड कर सकते हो, बराबर ना? लेकिन यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन के लिए भी एक फीचर अनाउंस किया गया है कि भाई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से अभी घर बैठे बैठे ही सिटीज़न का फॉर एग्जांपल फेस कैप्चर होगा और उसको फिर वेरीफाई किया जाएगा, बराबर ना? राइट। और इस इनिशिएटिव के लिए कोलैबोरेशन किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ, बराबर ना? राइट। ओके। और अभी रिसेंटली पायलट बेसिस के ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ
प्रैक्टिकल यूज़ केसेस पे अनाउंस किया गया कि भाई जो मनरेगा योजना है जिसके अंडर में जो 100 डेज़ की जॉब कैरी आउट की जाती है, जो वर्कर्स को हायर किया जाता है, इस योजना के अंदर जो वर्कर्स का अटेंडेंस लिया गया वो इसी सिस्टम का यूज़ करके लिया गया और इस सिस्टम को और इन्वेस्टिगेट किया गया कि उसके अंदर क्या क्या खामी रहे, बराबर ना। ओके, अगर मैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं जो आधार कार्ड को इश्यू करवाता है, तो इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश इन 2016 by the Government of India under the jurisdiction of the Ministry of Electronics and Information Technology। और ये कौन से एक्ट के अंडर में एस्टैब्लिश किया गया है? आधार एक्ट 2016 के अंडर में एस्टैब्लिश किया गया है, बराबर ना। ओके, प्रायर टू द इन्हेंसमेंट ऑफ द एक्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ फंक्शन सिंस 2009 इज़ एन अटैच ऑफिस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो पहले अभी नाउ नीति आयोग है, उसके पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। और 2016 के अंदर इसको आधार एक्ट के अंडर में एस्टैब्लिश किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है, बराबर नाम। उसके सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। और कहाँ पे हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर नाम। ओके, हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड रिटेन्स अ टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री। और इंडिया के द्वारा भी इम्प्रूवमेंट किया गया वन स्पोर्ट का टू क्लेम द 13th रैंक इन 2023। इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द 8th एडिशन ऑफ यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग्स, इंडिया इम्प्रूव इट्स रैंकिंग बाय द वन स्पोर्ट टू द क्लेम 30th रैंक इन 2023 विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 40.8। इंडिया का रैंक 2022 के अंदर 31st था, बराबर 31वां था। कितनी कंट्रीज़ में से? 85 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। उसमें से इंडिया का रैंक 2022 में 31 था और अभी इस 2023 में कितना है? 30 है। और कितनी कंट्री का सर्वे किया गया इस बार? 87 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया है। और इस लिस्ट को टॉप किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड बेस्ड कंट्री का जो लिस्ट है उसको स्विट्ज़रलैंड के द्वारा टॉप किया गया है, बराबर ना, राइट। और स्विट्ज़रलैंड ये सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम इसने इस लिस्ट को टॉप किया है और ओवरऑल 6 टाइम स्विट्ज़रलैंड ने इस लिस्ट को टॉप किया है, वर्ल्ड बेस्ड कंट्री का जो लिस्ट है, बराबर ना। स्विट्ज़रलैंड इज फॉलोड बाय द कनाडा सेकेंड रैंक और स्वीडन थर्ड रैंक, बराबर ध्यान में रखना है। कौन से पेजेस के ऊपर ये एनालिसिस किया गया है? तो रैंकिंग्स आर डेवलप इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी WPP इन इट्स प्रोप्राइटरी वेव ब्रेन एनालिटिकल टूल and by the Wharton School of the University of the Pennsylvania US। तो ये सब संस्था के साथ में मिलके ये एनालिसिस किया गया है और टोटल रैंकिंग के अंदर 87 कंट्रीज़ को रैंक प्रोवाइड किया गया है, मोर देन 17,000 रिस्पोंडेंट्स का सर्वे करके और 73 एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रख के ये सर्वे किया गया है, बराबर ना। दिस एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप इनटू द 10 थीमेटिक सब रैंकिंग। तो कौन कौन से 73 एट्रीब्यूट्स हैं उनको 10 थीमेटिक सब रैंकिंग के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से? कि एडवेंचर, एजिलिटी, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इंटरप्रेन्योरशिप, हेरिटेज, मूवर्स, ओपन फॉर द बिजनेस, पावर, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल पर्पस। तो ये 10 थीमों के ऊपर एक पर्टिकुलर कंट्री का एवोल्यूशन करके उनको बेस्ट कंट्री के अंदर रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है इस संस्था के द्वारा, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एज पर द रिपोर्ट इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो मूवर्स कैटेगरी के अंदर आया है, बराबर ना। 5th स्पॉट उसने हासिल किया है इन विच कंट्रीज आर रैंक बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। तो मूवर्स कैटेगरी मतलब फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर इंडिया कितना काम करती है, तो वहाँ पे ये फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल मतलब मूवर्स कैटेगरी के अंदर इंडिया का 5th स्पॉट आया है, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड हेरिटेज इंडिया का रैंक है 29th एंड 10th रिस्पेक्टिवली। और इन कैटेगरी ऑफ द पावर इंडिया का रैंक है 12th, बराबर ना। ओके, तो ओवरऑल रैंकिंग को किसने टॉप किया है? स्विट्ज़रलैंड, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे स्वीडन, फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ नंबर पे यूएसए और इंडिया का नंबर कौन सा है? 30 है, ध्यान में रखना है। टॉप 25 ऑन द लिस्ट इज डोमिनेटेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज। 25 में से 16 तो यूरोपियन कंट्रीज है बेस्ट कंट्री के अंदर। जापान
6 नंबर पे सिंगापुर 16, चाइना 20 और साउथ कोरिया 21 आर द ओनली एशियन कंट्रीज अमंग द टॉप 25, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, और यूएई 19 नंबर पे ओनली मिडल ईस्टर्न कंट्री अमंग द टॉप 25। ओके, साइप्रस, Honduras and Zimbabwe have made their debut in the best country rankings, while El Salvador have rejoined the list after being absent in 2022, बराबर ना। ओके, जो बॉटम 10 कंट्रीज है इसके अंदर कैमरून है, अल्जीरिया, म्यांमार, होंडुरास, सर्बिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, लेबनान, बेलारूस एंड ईरान है, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, Germany saw the largest fall among the leading nations in 7th position 2023 since 2022, while Australia and New Zealand each rose 3 spots, 4th and 8th position, बराबर ध्यान में रखना है। जर्मनी लार्जेस्ट फॉल हुआ है, जर्मनी का 7th पोजीशन पे पहुंच गया है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने राइज किया है, बराबर 3-3 स्पोर्ट का, और अभी 4th और 8th स्पोर्ट्स पे वो पहुंच गए हैं, बराबर ना ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट लॉन्च करने वाली संस्था के बारे में बात करूँ तो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? एरिक गेटर। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी के अंदर, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स यूएस ओपन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट अभी कैरी आउट किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नोवाक जोकोविच जो टेनिस स्टार है, उन्होंने 24th ग्रैंड स्लैम जीता बाय डिफीटिंग द डेनिल मेडवेडेव जो रशिया से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये यूएस ओपन जीता। यूएस ओपन का ये 143rd एडिशन था, और इस यूएस ओपन को मैन सिंगल कैटेगरी के अंदर नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, जो उनका 24th ग्रैंड स्लैम था। मैंने आपको पहले भी बताया है, टेनिस के अंदर है ना, जैसे क्रिकेट के अंदर 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है मेजर इवेंट, उसी तरीके से टेनिस में 1 साल में 4 बार ग्रैंड स्लैम होते हैं, मेजर इवेंट माना जाता है टेनिस का। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन होता है, और फिर होता है यूएस ओपन, बराबर ना। राइट, तो अभी ये साल की आखिरी मेजर टूर्नामेंट थी टेनिस की, और इसको किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, बराबर ना। ये उनका कैरियर का 24th ग्रैंड स्लैम था, जो कोई भी खिलाड़ी ने अपने करियर में जीते हुए ग्रैंड स्लैम से सबसे हाईएस्ट है, बराबर ना, 24th ग्रैंड स्लैम, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो मेन सिंगल्स कैटेगरी की बात करूँ तो नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 24th ग्रैंड स्लैम जीता यूएस ओपन, और ये 4th था उनका यूएस ओपन का। यूएस ओपन उन्होंने 4थी बार जीता, और ग्रैंड स्लैम ओवरऑल सभी मिला के कितने जीते हैं? 24 जीते हैं, बराबर ना। ओके, उसके अलावा जोकोविच इक्वल्स द ऑस्ट्रेलियन मार्गरेट कोर्ट्स रिकॉर्ड होल ऑफ 24 ग्रैंड स्लैम। ही इज़ द फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन द 3 आउट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम्स इन द सीजन, इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन इन द ओपन एरा, बराबर ना। राइट, नोवाक जोकोविच बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द यूएस ओपन इन द ओपन एरा। उन्होंने ये जो जीत हासिल की है वो 36 साल और 3 महीने की एज पे उन्होंने हासिल की है। वो ओल्डेस्ट प्लेयर बने टू विन द यूएस ओपन। विथ दिस विक्ट्री जोकोविच मूव टू द फर्स्ट रैंक इन द एटीपी रैंकिंग्स, एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग्स के अंदर उनका वो पहले नंबर पे पहुंच गए हैं। और नोवाक जोकोविच ने जो 24 ग्रैंड स्लैम जीते, उनका बाइफर्केशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो पहले नंबर पे है और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जिन्होंने ये यूएस ओपन जीता है। कि उन्होंने अपने करियर में 3 फ्रेंच ओपन जीते हैं, 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, 7 विंबलडन जीते हैं, और 4 यूएस ओपन जीते हैं, बराबर ना। ओके, अगर मैं वुमेन सिंगल्स की बात करूँ तो कोको गॉफ जो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की रैंकिंग के अंदर 3rd नंबर पे, उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता यूएस ओपन, और उन्होंने फाइनल में किसको हराया? अरियाना सबालेंका को हराया, बराबर ना। शी बिकम द यंगेस्ट अमेरिकन वुमेन कोको गॉफ टू विन अ मेजर सिंस 1999। 1999 के बाद सबसे यंगेस्ट अमेरिकन वुमेन के द्वारा ये टाइटल जीता गया है। सेरेना विलियम्स जब 17 साल की थी तब उन्होंने 1999 के अंदर यूएस ओपन जीता था, और अभी ये जो कोको गल्फ है उन्होंने 19 साल की उम्र में ये टूर्नामेंट जीता है, बराबर ध्यान में रखना है। उसके अलावा यूएस ओपन के अंदर एक और इनिशिएटिव लिया गया था 50 साल, अभी उसकी 50th एनिवर्सरी थी, 50th एनिवर्सरी ऑफ इक्वल प्राइज मनी। यूएस ओपन के अंदर 50 सालों से मैन और वुमेन को सेम प्राइज मनी दिया जाता है, बराबर ना। ओके,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स की बात करूँ जिसके द्वारा ये इवेंट कैरी आउट किया जाता है एटीपी, चेयरमैन कौन है? एंड्रिया गाउडेंजी, हेडक्वार्टर है लंदन यूके के अंदर, और कब एस्टैब्लिश किया गया था फ्रेंड्स? 1972 के अंदर, बराबर ना? ओके। हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्या रिसेंटली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा अनाउंस किया गया शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, उसके बारे में बात करते हैं। टोटल 12 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSR के डायरेक्टर जनरल हैं N कलाईसेल्वी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द 12 यंग साइंटिस्ट अक्रॉस द इंडिया। तो शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज़ है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूशन करने पर दिया जाता है, और ये अवार्ड CSR के द्वारा दिया जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, और ये अभी 12 साइंटिस्ट को दिया गया, बराबर ना? ओके। The purpose of these awards is to recognize the outstanding Indian work in science and technology। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो आउटस्टैंडिंग काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना? ओके। तो टोटल ये 12 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है अलग अलग फील्ड के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अब ये 12 साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ कौन से फील्ड में दिया जाता है, कौन देता है, वो आपको पता होना ज़रूरी है, बराबर ना? ओके। अगर मैं शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ के बारे में बात करूँ तो इट इज़ इशूड इन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द CSIR, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो हमारे देश के अंदर साइंस के अंदर रिसर्च करने के लिए एक एपेक्स बॉडी है, उसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उनकी मेमोरी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है, और ये उनके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर थे, बराबर ना? ओके। और इट ऑनर्स द आउटस्टैंडिंग रिसर्चर्स अंडर द 45, जो 45 एज से नीचे जो होते हैं वो रिसर्चर्स को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है इन द 7 स्पेसिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन्स एंड इंक्लूड्स अ कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख। 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर जो 45 एज से कम वाले जो साइंटिस्ट हैं उनको अपने रिसर्च करने पे ये अवार्ड दिया जाता है। 5 लाख का कैश प्राइस है। तो 7 डिसिप्लिन कौन कौन सी है? तो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस एंड अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस। तो ये 7 डिसिप्लिन के अंदर जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है उनके अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना? ओके। अगर मैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करूँ तो डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी N कलाईसेल्वी, पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करता है, और न्यू दिल्ली के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, बराबर ना? ओके। अभी रिसेंटली UN के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया। रिपोर्ट का टाइटल था प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2023। ये रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है कि प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी इज़ ऑफ ट्रैक, कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, बराबर? हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो रिपोर्ट का टाइटल है प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट, कि जेंडर क्वालिटी के अंदर हमने कितना काम किया है उसको हाईलाइट करता हुआ एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया UN के द्वारा। और एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है फ्रेंड्स, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको 2030 तक अचीव करने हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें से गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, बराबर ना? तो जेंडर इक्वालिटी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज ऑफ ट्रैक चल रही है, ऐसा ये रिपोर्ट बता रहा है, बराबर ना? ओके। दिस इज द लास्ट एडिशन ऑफ द एनुअल सीरीज विच इज जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय द UN वुमेन एंड UN डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये जो रिपोर्ट है वो लास्ट एडिशन है जो UN वुमेन और UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द जेंडर इक्वलिटी प्रोग्रेस अक्रॉस द ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि यहाँ पे इस रिपोर्ट के माध्यम से कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने जो बायोसिटी दिखाई जा रही है वुमेन के अगेंस्ट, बराबर ना, वो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया है। दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो हाईलाइट्स द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, गैप्स एंड रिसेंट सेटबैक्स ऑन द जर्नी टूवर्ड्स अचीविंग द जेंडर इक्वालिटी बाय 2030, बराबर ना? ओके। अगर मैं इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो इफ़ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू बाय 2030 more than 340 million women and girls will remain in the extreme poverty
एंड नियरली 1 in 4 विल एक्सपीरियंस अ सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा 2030 तक तो 340 मिलियन वुमेन और गर्ल्स वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहेगी और 4 में से 1 वुमेन को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा फूड इनसिक्योरिटी का। क्लाइमेट चेंज कुड वर्सन दिस, impacting an additional 236 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खराब सिचुएशन और आई तो और ज़्यादा 236 मिलियन वुमेन को इससे इफेक्ट होगा। जेंडर गैप इन पावर एंड लीडरशिप पोजिशंस रिमेन्स entrenched, and if things keep going as they are, the next generation of the women will still spend on average 2.8 more hours per day on unpaid domestic work than men। जेंडर गैप अगर मैं बात करूँ पावर और लीडरशिप के अंदर तो अभी भी मेन को हायर पोजीशन दी जाती है कंपेयर टू वुमेन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वुमेन को अभी अगर मेन के कंपैरिजन में वुमेन की बात करें तो वो लोग ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पर डे अनपेड काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक मैन एक दिन में 4 घंटे अनपेड काम करता है, बराबर ना, उसी कंपैरिजन में एक वुमेन एक दिन में लगभग 6.5 से 7 घंटे अनपेड काम करती है, बराबर ना। तो ये 2.8 घंटा से भी बढ़ सकता है आने वाले 2030 तक, बराबर ना। ओके, 54 कंट्रीज स्टिल लैक द लॉज इन ऑल की एरिया ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, बराबर ना। तो 54% कंट्रीज अभी भी वहाँ पे लॉ ही नहीं बनाए गए हैं जेंडर इक्वालिटी को डिफेंड करने के लिए, बराबर ना। ओके, अगर मैं पॉवर्टी की बात करूँ, अबाउट 1 out of every 10 women lives in the extreme poverty with less than $2.15 per day. By 2030, about 8% of the all world's women will still be living in the extreme poverty. एजुकेशन की बात करें, it is estimated that up to 129 million girls may be out of the school globally in 2023. If current trend persists, an estimate of 110 million girls will be still be out of the school in 2030, बराबर ना। ओके, अभी 2023 तक 129 मिलियन गर्ल्स ने ड्रॉप आउट कर दिया है स्कूल में से। अगर ये करंट ट्रेंड चलता रहा तो 2030 तक 110 मिलियन गर्ल्स और ड्रॉप आउट कर सकते हैं, बराबर ना। ओके, चाइल्ड मैरिज की बात करें तो ग्लोबली 1 in 5 यंग वुमेन इज़ मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, बराबर ना। ये सबसे डिस्करेज करने वाला ये मुद्दा है, बराबर ना, कि 18 से पहले 1 in 5 यंग वुमेन, मतलब 20% के आसपास वुमेन तो 18 से पहले मैरिज कर लेती है, बराबर ना। ओके, अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करूँ, अगर अलग अलग सेक्टर में बात करूँ कि क्या पोजीशन है जेंडर इक्वालिटी की, तो जेंडर बैरियर्स कंटिन्यू टू द रिस्ट्रिक्ट द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द क्रूशियल रोल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 2022 के अंदर रिप्रेजेंटेशन द वुमेन अमंग द inventors listed on the international patent application was only 1/5 that of the men। 2022 के अंदर जितनी भी पेटेंट्स फाइल की गई है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें से मात्र 20% ही पेटेंट वुमेन के द्वारा फाइल की गई है, बराबर ना। 2020 के अंदर वुमेन हेल्ड ओनली 1 in 3 रिसर्च पोजीशन वर्ल्ड वाइड एंड ओनली 1 in 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स जॉब, बराबर ना। तो 2020 के अंदर मात्र 33% रिसर्च पोजीशंस के ऊपर वुमेन थी और मात्र 20% जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की जॉब है वहाँ पे वुमेन कैरी आउट होती थी, बराबर ना। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जेंडर इनइक्वालिटी प्रवर्तमान है। लेगिस्लेशन की बात करूँ तो ग्लोबली वुमेन होल्ड ओनली 26% पार्लियामेंट्री सीट, 35% लोकल गवर्नमेंट सीट्स एंड ओनली 28% ऑफ द मैनेजमेंट पोजीशंस एट द वर्क, बराबर ना। तो लेगिस्लेशन सेक्टर में भी वुमेन्स बहुत पीछे है मेन के कंपैरिजन में, बराबर ना। ओके, प्रमोशन ऑफ पीस के बारे में बात करें तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑन द राइज विद अ नोटेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स लिविंग इन द कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया, बराबर ना। 614 मिलियन मेकिंग अ 50% इंक्रीज कंपेयर टू द 2017, बराबर ना। ओके, तो अगर जो 2 संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, इस संस्था के बारे में बात करूँ तो यूएन वुमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सीमा बाहुस, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। 2010 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और यूएन डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स सेक्रेटरी जनरल ली जुनहा
हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, और स्थापना कब होती है उसकी 1955 के अंदर, बराबर है। तो आई थिंक आपको इस रिपोर्ट के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 के अंदर कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक है वो इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है, बराबर ना। ओके, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।